ठीक है ना। आपको उसमें देखो कोई भी काम कर लो, उसको काम के अंदर अगर आप बेहतर कर सकते हो तो ही उसमें सक्सेस मिलती है। ऐसा तो बोले नीट का एग्ज़ाम देते क्यों है, ये है क्या है। और ये नहीं है कि मेडिकल से रिलेटेड सिर्फ एक एमबीबीएस ऑप्शन ही है। अगर मैं फॉरेन कल्चर की बात करूँ तो उसमें इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो मैं कनाडा की बात करूँ, चाहे वो यूके की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ। आपको ये बता दूँ, अगर मैं वहाँ से बीएससी नर्सिंग करके आता हूँ या एमबीबीएस कर, तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है नीट पीजी। Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav and we have again Mr. Dheeraj Gandhi with us. Hello everyone. So this is Talk with TIG and today we'd like to discuss something really very important. Sir, 12वीं के बाद हर बच्चे का सपना होता है, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे का सपना होता है कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाकर पढ़ सकूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकूँ, जिसके लिए वो एक नीट का एग्ज़ाम भी देता है। बट जो नीट में हुआ वो हम सब ने देखा ही, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सर हम बात करते हैं, बच्चे अगर बाहर मेडिकल पढ़ने जाएं, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, बाहर ही प्रैक्टिस करते हैं, तो सर अगर बाहर बच्चा पढ़ने जाए तो उसके पास कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर 12th? पहले तो हम एक सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम देते क्यों है, ये है क्या है। नीट का एग्ज़ाम मेडिकल वाला स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, जो अगर मैं 21 की बात करूं 18 लाख बच्चों ने करा, 22 की बात करूं 20 लाख समथिंग बच्चों ने करा, 23 की बात करूं 21 लाख 22 लाख खुद से, 24 की बात करूं 23.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। और अगर इसकी सीट अलॉटमेंट की बात करें तो जो हमारे पास टोटल सीट्स आती हैं डॉक्टर्स की, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के 1 से 1.25 लाख सीट्स आती है सिर्फ। अब आप ये देख लो कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और सब बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे, नेचुरली बात है। अगर सीट, चाहे मैं कह रहा हूँ सारे इंटेलिजेंट हो जाएं, सारे पेपर क्लियर करके आए, बट एक परसेंटेज का, एक रैंकिंग का मैटर तो करेगा ना। तो नेचुरली बात है कि पहले जो 1 लाख या 1.25 लाख बच्चा है वो जाएगा, उसमें गवर्नमेंट सीट्स भी है और प्राइवेट सीट्स भी है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ पे लग जाता है एमबीबीएस करने में। गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट में सीट्स कम है और बच्चों को सीट्स नहीं मिल पाती। सो ये फिर बच्चा ड्रॉप करता है 1 साल ड्रॉप करने के बाद कुछ बच्चे और ऐड हो जाते हैं और कुछ बच्चे प्लान ड्रॉप भी कर देते हैं कि जो बीएससी सिंपल करने लग जाते हैं या बीएससी मेडिकल करने लग जाते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे लाइक एमबीबीएस के बाद डेंटल का या बीडीएस वगैरह का ऑप्शन तो है, बट सारे जनों के वहाँ पे जो उनके एक्सपेंस है हर एक जना अफोर्ड नहीं कर पाता, और इसलिए लोग जो एक्सपेंस अफोर्ड नहीं करते, इनके गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं बढ़ते, वो सिंपल बायो में करने लग जाते हैं या जनरल साइंस में करने लग जाते हैं, वो बैचलर्स करने लग जाते हैं सिंपल। सो इस चीज़ों को कवर करने के लिए अब इनसे लड़ा तो लड़ा जाए कैसे। अब सीट्स तो बढ़ नहीं सकती, देखो हर एक सीट बढ़ाने का या हर एक डॉक्टर बनाने का हर एक जगह की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि भी जो मर्ज़ी आज मैं उठूँ और हॉस्पिटल बनाऊँ और बच्चों को एमबीबीएस कराने लग जाऊँ, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें हैं इसमें। सो हर एक चीज़ को टाइम लगता है। पहले से मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, हर एक चीज़ सिस्टम को बनते बनते हर एक चीज़ को टाइम लगता है। सो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सोच लेते हैं कि चल हम एमबीबीएस नहीं कर सकते और वो सिंपल है, तो उनके पास एक वे है फ़ॉरेन या अब्रॉड में जाके स्टडी करने का, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड ही है। और ये नहीं है कि मेडिकल से रिलेटेड सिर्फ एक एमबीबीएस ऑप्शन ही। अगर मैं फ़ॉरेन कल्चर की बात करूँ तो उसमें इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो मैं कनाडा की बात करूँ, चाहे वो यूके की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, या मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, चाहे मैं यूएसए की बात करूँ, जिसकी भी बात करूँ, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पर अब क्या होता है, लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि क्या बाहर से एजुकेशन करने के बाद क्या हमारी इंडिया में वैलिड रहेगी, पहले ऑप्शन ये हर एक के माइंड में आता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है जो यहाँ से मेडिकल कर भी लेते हैं कि उनके लिए बाहर में क्या ऑप्शन है, तो ये वाइस एंड वर्सा वाला काम है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस बाहर करने जाते हैं।
तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे मैंने बाहर से एमबीबीएस करी या बीएससी नर्सिंग करी या ये चीज़ें करी, तो हमारा मालूम है बाहर से एमबीबीएस और नर्सिंग करके आ गया तो मुझे इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप बाहर से एमबीबीएस करके आ गए और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे सीधा, नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद या वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करने के बाद हमें यहाँ पे इंडिया में आके एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे FMGA है या MCI है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। MCI क्या होता है कि MCA लाइक एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसमें अलग अलग टर्म्स होती है अलग अलग कोर्सेज़ को लेके। कुछ ऐसे कोर्सेज़ है जैसे MBBS है, उसमें MCI का एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वहाँ से हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर मैं उस रेशो की बात करूँ वहाँ से MBBS करने की, वहाँ से MBBS करने पर जो ये बच्चा यहाँ पे आके वो MCI का पेपर क्लियर करता है, अगर उसकी सक्सेस रेट की बात बताऊँ वो भी सिर्फ 20% है। अच्छा, मान लो अगर 60,000 हम एवरेज लगाते हैं, हर साल 60,000 बच्चा फ़ॉरेन में MBBS करने के लिए जाता है, ठीक है। अगर उसको वापस आके जो पेपर क्लियर, उसका 20% बच्चा ही उस पेपर को क्लियर कर पाता है। वो क्यों? उसका रीज़न है, मान लो एक 90-95 वाला बच्चा यहाँ पे नीट का पेपर क्लियर करके एडमिशन ले लेता है, 70% वाला बच्चा नहीं कर पाता, वो उसका रैंक ही नहीं आता। अब 70% वाला बच्चा ये तो नहीं कह सकते कि आप नालायक है, ऐसा नहीं हो सकता। सो वो वहाँ जाके अपनी स्टडी को पूरा करता है और यहाँ पे आके एंट्रेंस को क्लियर भी करता है और यहाँ पे प्रैक्टिस भी करता है। अब जिस बच्चे के यहाँ पे 60-65% है और वो वहाँ जाके एजुकेशन कर रहे हैं और वो यहाँ पे वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता, और मोस्टली जो रेशो है वहाँ पे जाने वाली वो 60 से 65% वाले बच्चों की है, जिनके मेडिकल में +2 में 60 से 65% नंबर मतलब बेसिकली जिसका यहाँ पे नंबर नहीं पड़ता वो बच्चा बाहर जाने की ट्राई करता है। अब मैं इसका अल्टरनेट बता देता हूँ। ये तो हो गया कि MBBS को लेके। अगर मैं आपको हेल्थ केयर कोर्सेज़ की बात करूँ या BSc नर्सिंग की बात करूँ, सो उसके लिए ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमें PR तक प्रोवाइड करती हैं। जैसे अब कुछ कंट्री जहाँ से MBBS जो बच्चे आजकल मूव हो रहे हैं MBBS करने के लिए, वो कंट्री वहाँ पे बच्चे रहना भी पसंद नहीं करते और वहाँ पे सेटल नहीं होते, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे सिटीजनशिप लेना एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। सो बच्चे वापस आते हैं। अब मैं बता देता हूँ दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे कनाडा की बात करूँ। कनाडा में इतने सारे हेल्थ के कोर्सेज़ हैं, चाहे वो फार्मेसी के कोर्सेज़ हो गए, क्योंकि मेडिकल फार्मेसी भी कर सकता है, चाहे वो मेडिकल लेबोरेटरी के हो गए, चाहे वो प्रैक्टिकल नर्सिंग के हो गए, चाहे वो हेल्थ केयर असिस्टेंट के हो गए। तो ये कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, जो बच्चा वहाँ पे जाके पढ़े। सिर्फ यहाँ से 2 साल, एक तो MBBS के लिए 5 से 6 साल के लिए बच्चे को ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी लंबी पढ़ाई रहती है, काफ़ी लंबी पढ़ाई है। तो बाहर इतनी लंबी पढ़ाई करना ईजी नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा भी कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ MBBS की, तो अगर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट की बात करूँ, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसकी जो फ़ीस है पर ईयर की 50 से 55 लाख रुपीज़ है। अगर मैं 6 साल वहाँ पे पढ़ता हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ रुपये वहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। पर अगर इफ़ समवन हैव कैपेसिटी और उसको फ़ॉरेन का एक्सपोज़र चाहिए, अगर वो MBBS करने के लिए बाहर चला जाता है तो उसको उतना ही एक्सपोज़र मिलता है, उतना ही उसकी जो पैकेज है या उसका जो जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कहीं पे जॉब करने हैं, डॉक्टर है जो डॉक्टर, तो उनका जो पैकेज है वो इतना हाई होता है, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी आ जाती है, ठीक है ना। बट आपको उसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है ना। आपको उसमें देखो कोई भी काम कर लो, उसको काम के अंदर अगर आप बेहतर कर सकते हो तो ही उसमें सक्सेस मिलती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि सिर्फ पास कर लेना ही सब कुछ है। और अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ तो कोई भी कंट्री अपने मेडिकल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिल्कुल मजबूरी है उनकी। अगर किसी 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस रहा है हर एक कंट्री का, या उसकी एजुकेशन के ऊपर या मेडिकल के ऊपर, ठीक है ना। अगर ये इन दोनों में से एक भी चीज़ वीक है सो वो कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इसलिए हर एक कंट्रीज़ ने अपने बोर्ड बनाए हुए हैं। जैसे मैंने बात करी MCI है, वैसे ही हर एक कंट्रीज़ के अपने अपने बोर्ड हैं। उनके उस कंट्री के अपने बोर्ड है, जिसमें अगर मान लो मैं इंडिया से भी MBBS करने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कनाडा में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में मैं कहीं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, या तो कई बार अब जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में अब सीधा प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
मे बी वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो होता है कि वहाँ पे आपको कोई 11, 8, 9 की कोई ना कोई स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है कि आपकी जो पुरानी, मान लो मैंने यहाँ से BDS करी, BDS करने के बाद मैं लेवल 9 की स्टडी करने के लिए न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड में वो स्टडी करने के बाद अगर मैंने अपनी BDS को वहाँ पे इक्विवेलेंट करना है तो मुझे वहाँ पे एक टेस्ट होता है, उसकी कॉस्ट होती है उस टेस्ट को देने की। अगर वो क्लियर करूँगा तो मैं अपनी डिग्री के साथ वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वैसे नहीं कर सकता। सो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उसके बाद का सिनेरियो क्या है। लाइक चाहे BSc नर्सिंग की भी बात करें, ये जो ना ये वो कोर वो है डिपार्टमेंट है या कोर्सेज है। जैसे MBBS हो गया, सबसे बड़ा कोर्स है MBBS, ठीक है ना। MBBS के बाद आ जाता है BDS, आ जाता है BDS के बाद BSc नर्सिंग आ जाता है। सो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं। जैसे हम ऑर्थो को लेके कोर्सेज की बात कर लें या कुछ भी करो, उसमें आगे उसके वो है, लाइक भी हमने ऑर्थो में जा रहे हैं तो उसकी अपनी स्टडी और उसके वो है। सो उसकी अपनी ही वो एक हर एक, ये नहीं कि हर एक सिर्फ मेडिकल लाइन का डिपार्टमेंट है। मेडिकल के ऊपर भी जैसे MBBS का डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर MCI है, ऐसे ही नर्सिंग का डिपार्टमेंट नर्सिंग काउंसिल है यहाँ पे, NCI बोलते हैं उसका, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर हमें, अगर मान लो मैं बाहर से BSc नर्सिंग करके आ गया, मान लो मैं कनाडा से भी करके आ गया, अगर मैं इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मुझे उसका टेस्ट देना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है जिसमें हमें 1 साल की सिर्फ इंटर्नशिप, वो टेस्ट ही होता है कि 1 साल की किसी डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट के अंदर हमें 1 साल की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो MCI या NCI के अंदर आता हो वो इंस्टीट्यूट, उसके अंदर हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है और उसके बाद हम वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये चीज़ है, इन बच्चों को पता होना चाहिए। ये इट डजंट मीन कि हमने यहाँ से सिर्फ एक एडमिशन ले लिया और उसको क्लियर कर लिया, मीन्स हम डॉक्टर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्रीज़ के अपने मेडिकल लेके अपनी लॉज हैं, उस लॉज को हमें फॉलो करना पड़ता है। डिग्री, ठीक है, अपनी डिग्री ले ली। आपको ये बता दूं, अगर मैं वहाँ से BSc नर्सिंग करके आता हूँ या MBBS कर, तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है नीट PG करके टेस्ट होता है, हमें वो भी क्लियर करना पड़ता है। कुछ बच्चे विदाउट नीट वहाँ पे MBBS कर लेते हैं, तो मैं उसको प्रैक्टिस को गलत मानता हूँ, क्योंकि नीट एक ज़रूरी है। लाइक नीट एग्ज़ाम दिए बिना आप वहाँ पे जो MBBS कर रहे हो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। सो नीट अगर मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी MBBS करनी है तो मुझे नीट का पेपर देना पड़ेगा यहाँ पे। नीट के बिना UCAT हो गया है, UMAT हो गया, ये एग्ज़ाम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है। कई बार अब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में लोग, USA में लोग MBBS करने के लिए कम जाते हैं, वो उसका रीज़न है। यहाँ पे नीट देने के बाद भी वहाँ पे एक उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो हमें देना पड़ता है। सो वो बच्चों को हार्ड होता है, वो क्लियर करना थोड़ा सा टफ है, और उनके जो एक्सपेंसेस है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। सो लोग दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम रशिया की बात कर ले, तो वहाँ पे लोग MBBS करने के लिए जाते हैं, तो वो हमें बहुत चीप पड़ते हैं। हाँ, ठीक है ना। मान लो एक साइड बहुत बच्चे जाते हैं, एक आम आदमी है, उसकी पॉकेट अलो नहीं करती 50 लाख खर्च करने की भी। सो वी हैव ए ऑप्शंस टू ऐसी कंट्रीज़ के जहाँ पे हम अपनी 5 से 6 में, क्योंकि MBBS का जो पीरियड है वो 5 से 6 साल है, 5 से 6 साल MBBS करके वहाँ आके यहाँ आके इंडिया में हम एक एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। और अगर हम अच्छे पढ़ने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना इजी है, और हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे हाँ, अगर हमारा यहाँ पे आने का फोकस नहीं है तो हम वहाँ पे रह के भी अपनी उस प्रैक्टिस को हम वहाँ पे रह के कर सकते हैं। वहाँ पे हमें कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। अब सर कंट्री वाइज बात करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई चलो हमने MBBS तो नहीं करनी, समझ आ गई ये वाली बात कि हमने बाहर जाके MBBS में इतना लंबा काम नहीं करना, हमने इतने पैसे नहीं वहाँ पे लगाने। सर अब कंट्री वाइज बात करते हैं। अगर हम कनाडा की बात करते हैं सबसे पहले, सर कनाडा में हमारा एक्सपेंस कितना आ जाएगा, कौन से ऑल्टरनेट कोर्सेज़ हैं हमारे वहाँ पे, कौन से अच्छे प्रोविंस हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं? देखो, सबसे पहले कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो, अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करूँ, सबसे पहला जो MBBS के बाद आता है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट आता है BSc नर्सिंग।
सो अगर उसकी बात करो तो मोस्टली कनाडा के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए मैथ की रिक्वायरमेंट रहती है। जो यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल के साथ मैथ लेने वाले बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो कनाडा में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, प्रैक्टिकल नर्सिंग, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की डिग्री की बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको मैथ की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिकल नर्सिंग के ऊपर। प्रैक्टिकल नर्सिंग में भी मैथ की रिक्वायरमेंट है, बट एक आधा कॉलेज है। अब प्रैक्टिकल नर्सिंग 2 साल का डिप्लोमा है। बच्चा क्या करता है कि यहाँ से वो कहता है यार 4 साल की लिए स्टडी करूँगा। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो $27,000 उसकी फ़ीस है। अगर लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ मैं, सो उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अगर $27,000 बच्चा पे करता है और उसके बाद मैथ भी है, तो बच्चा वहाँ पे जाने के 4 साल बच्चे के लिए, बच्चों को लगता है कि यार मैं कभी पैनिक ना हो जाऊँ, क्योंकि बच्चा यहाँ से गया किसी के साथ गया, वहाँ पढ़ने के बाद 2 साल के बाद जो मेरा रूममेट था वो पैसा कमाने लगे और मैं स्टिल स्टडी कर रहा हूँ। सो ये एक साइकोलॉजिकली फोमो हो जाता है बच्चों को, मतलब भाई मैं पैसे ही नहीं कमा रहा यार, मैं घर से मंगवा रहा हूँ या मैं पार्ट टाइम जॉब कर करके, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज के साथ पार्ट टाइम जॉब दोनों चीज़ें हैंडल करने मेरे ख्याल से एक चैलेंजिंग टास्क चैलेंज है एक बच्चों के लिए कि बच्चे नहीं कर सकते। मैं अगर बोलूँ कि यार मेडिकल कोर्स करने जा रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो और आप साथ में पार्ट टाइम जॉब करके उसकी फीसेस निकालोगे, नहीं होगा। देखो ऐसी झूठी एक्सपेक्टेशंस देनी, झूठे प्रोमिसेस करने सिर्फ बच्चों को पागल बनाना नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा 1 साल के बाद स्टडी कर दिया तो ना बच्चा इंडिया का रहा ना बच्चा कनाडा का रहा, ठीक है ना। तो ऐसे मैं फोर्स कमिटमेंट नहीं करता। सो मैं ये कहता हूँ कि भी अगर आपके पास ये है एनी हाउ कि आपको कॉलेज के अंदर ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए, आप स्किल्ड हो और आपको कोई जॉब ऐसा मिल जाए कि आप वो भी काम कर रहे हो, तो वो हो जाता है। आप ये नहीं करते मैं मेडिकल का बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं जाके जॉब मैकडी में कर रहा हूँ या स्टोर में कर रहा हूँ या सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिकल नर्सिंग का डिप्लोमा चूज़ कर लेते हैं, जो बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। चाहे हम सेंटेनियल कॉलेज की बात कर ले, शेरिडन की बात कर ले, फ्लेमिंग की बात कर ले, तो वहाँ पे अवेलेबल हैं ये कोर्सेज। तो उसमें क्या होता है, बच्चा प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए जाता है, बच्चा 2 साल के डिप्लोमा के लिए जाता है, 3 साल का उसके वर्क परमिट मिल गया। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद किसी ना किसी हॉस्पिटल में उसको जॉब मिल गई। अब वहाँ पर क्या होता है, जॉब के साथ साथ हम डॉक्टरी लाइन और अबाउट स्टडी एज वेल एज जो हॉस्पिटल में रहते हो आप प्रैक्टिस करते हो। आपके पास आपका जो लाइक यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि आप पीजीआई में जाते हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं, पेशेंट को देख रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि उनकी स्टडी नहीं चल रही, स्टडी तो भी चल रही है उनकी एमबीबीएस तो चल रही है साथ साथ में। सो वैसे ही फॉरेन में कल्चर है, तो बच्चा डिप्लोमा करने के बाद अपनी स्टडी के साथ साथ काम भी कर लेता है, किसी हॉस्पिटल में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखता है। तो बच्चा ये वाला एक रास्ता अपना लेते हैं जो मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अगर मेडिकल वाले बच्चों की बात करो, प्रैक्टिकल नर्सिंग कोर्स करने का अगर बच्चे की मैं एनुअल अगर वो पैकेज की बात करूँ तो मिनिमम वो $85,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा अमाउंट है बच्चे के लिए स्टार्टिंग के लिए, और उसके टैग में मिल जाता है कि भी ही एंड शी इज़ वर्किंग इन हॉस्पिटल। सो एक अच्छा है। अब ये आ गया भी ये जिनके पास मैथ है। अब जिनके पास मैथ नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शंस है, एक आधा कॉलेज प्रैक्टिकल नर्सिंग का विदाउट मैथ ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, बट लाइक कुछ कॉलेज ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप वीज़ा लेने के बाद वहाँ जाके मैथ का टेस्ट अपीयर कर लो, उसकी फ़ीस होती है $500 समथिंग, ठीक है। नहीं तो बच्चे के पास और बहुत सारे ऑप्शंस है, चाहे वो अब मैं उसमें क्या है, जैसे डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, डिप्लोमा इन काइंसोलॉजी, ओके, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर असिस्टेंट, ठीक है, डिप्लोमा इन चाइल्ड एंड यूथ केयर, okay, and diploma in forensic lab, and as well as bachelors in these field like bachelors in medical health, bachelors in health science, bachelors in forensic lab, bachelors in public health। ये कोर्स डिग्री भी अवेलेबल है जो 3 से 4 इयर्स की होती है। डिप्लोमा 2 इयर्स का रहेगा और डिग्री 3 से 4 इयर्स की रहेगी। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्रेडिट्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को क्रेडिट को 3 इयर्स में कंप्लीट कर लेती है जो और कुछ 4 में करती है, उनके बीच में ब्रेक्स होते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। जो कनाडा में एक सेमेस्टर रहता है वो 4 महीने का रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ईयर्स बनते हैं ये वाले। सो
बच्चे के लिए ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है और अपना मेडिकल लाइन में ही एक अच्छा सा करियर बना सकता है, जो बच्चा इंडिया में रहते हुए नहीं बना सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ वहाँ पे अगर बच्चा डिप्लोमा इन काइंसोलॉजी करता है और यहाँ पे एक बैचलर्स इन मेडिकल भी कर लेता है, बीएससी इन मेडिकल करा लेता है, सो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो जो उसके पास जॉब्स ऑप्शन है वो इंडिया वाले के पास नहीं है। कहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि कहाँ पे बच्चा बैचलर्स इन मेडिकल करके कौन सी हॉस्पिटल में उसको जॉब्स मिलती है, या उसको कहाँ जॉब मिलती है कि एज ए केयर टेकर बैठा देंगे, या एज ए बिलिंग काउंटर पे बैठा देंगे, या एज ए असिस्टेंट काम करा देंगे, बट वो मेडिकल लाइन से काफ़ी दूर रहता है। सो ये ऑप्शंस है बच्चों के पास। और अगर मैं कनाडा में एक और बात करूँ, आप फार्मेसी के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो, बट विद मैथ। ओके, सो मैथ के साथ आपको फार्मेसी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट ये नहीं है कि नॉन मेडिकल मतलब कि ये मेडिकल वाला बच्चा अगर मैथ है तो फार्मेसी के ऑप्शंस ले सकता है। सो वो अपने 2 years डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सके, 2 साल का डिप्लोमा लेके अपना फार्मेसी में भी एक अच्छा करियर बना सकता है। सो ये कनाडा के ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चा जाके अपने एक बेंचमार्क दे सकता है अपनी लाइफ के अंदर, जो उसको यहाँ पे ना मिल पाए। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि हर एक बच्चे को यहीं से MBBS करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही मैंने अपनी वीडियो में कहा, बट बात तो अल्टीमेटली वही है कि सीट्स लिमिटेड है। अगर नहीं है तो अदर देन कि भी आप एक ऐसा सा कोर्स ले लो और एक बैचलर डिग्री ले लो जिसकी इन फ्यूचर में कोई आपके लिए वैल्यू ही ना हो। सो यू हैव टू अडॉप्ट दिस कल्चर और फ़ॉरेन में जाके आप एक्सपोजर गेन करो, और फ़ॉरेन में जाके नए आपके साथ अलग अलग कंट्री से आने वाले जो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे वो आपके साथ पढ़ेंगे। सो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा और आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा। सर एक बार एक्सपेंस पूरा बताओ कनाडा का। कनाडा का देखो एक्सपेंस एज यूजुअल सेम है, वही जो इसकी फ़ीस रहती है। अब लॉरेंशियो यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। लॉरेंशियो यूनिवर्सिटी में जिसके पास मेडिकल विद मैथ है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, मेडिकल है उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अब मैं बता दूँ जिसकी परसेंटेज अच्छी है, 85% से ऊपर है, प्लस जिसके 6.5 नो लेस देन 6 बैंड है, वो 10,000 की स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है बच्चा। मेरे ख्याल से 27,000 मान लो उसकी फ़ीस है, $10,000 उन्होंने स्कॉलरशिप दी, $17,000 पर ईयर अगर पे करना पड़ेगा, और BSc नर्सिंग आपको मिल रही है, इससे बेहतर क्या चाहिए। ठीक है ना। और वही उसका GIC सेम जाएगा, वही उसकी एम्बेसी फ़ीस वही $235 जाएगी, वही मेडिकल होगा उसका, और बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। अब सर अगली कंट्री पे चलते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये सुना है कि अगर आप बैचलर्स इन नर्सिंग करना चाहते हो, BSc नर्सिंग करना चाहते हो वहाँ पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले IELTS और PT की ही काफ़ी हाई है। जो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, देखो वो हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कनाडा के अंदर नर्सिंग के अंदर मैथ की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर नर्सिंग करने के लिए आपको मैथ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी, आपको सिर्फ IELTS में 7 ईच बैंड चाहिए, ऐसे ही PT में भी 7 ईच चाहिए। अगर आपके 7 ईच नहीं है, आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। बट ऑस्ट्रेलिया ने उसका भी एक अल्टरनेट दे रखा है। मान लो आपने पहली बार अटैम्प्ट करा, आपके 1 में 6.5 रह गए, अब दूसरी बार फिर अटैम्प्ट करो, आपके फिर 1 में 6.5 रह गए, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एडमिशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको एडमिशन दे देती है अगर आपके पास 2 टेस्ट है तो। अच्छा, हाँ, तो ये नहीं है अभी उनका हार्ड फार्ट भी 7 ईच नहीं है कि तो मैं एडमिशन नहीं दूंगा। उन बेसिस पे वो कह देते हैं कि बच्चे ने ट्राई करी है तो 2 उनके पास IELTS के रिजल्ट है, सो वो कहीं ना कहीं अगर 1 में 6.5 आ रहे हैं बार तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, नहीं तो उनकी रिक्वायरमेंट 7 ईच रहती है। पर जो उनका बाकी का क्राइटेरिया इतना हार्ड है कि बच्चे को वो पूरा करने के लिए ही थोड़े से एफर्ट्स और आपकी क्लियर कट प्रोफाइल चाहिए। बच्चा रिसेंट पास आउट होना चाहिए, गैप तो मानते ही नहीं है, बच्चा। दूसरी बात, BSc नर्सिंग के लिए नीट की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ MBBS की रिक्वायरमेंट है। BSc नर्सिंग के लिए कोई नीट की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, एज यूजुअल रिटर्न्स जो उनकी ITRs है वही 13 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की करूँ तो एज यूजुअल 3 months ओल्ड, फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस, मान लो वहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए जा रहा है तो 30,000 से लेके $40,000 पर ईयर की फ़ीस है वहाँ पे।
स्कॉलरशिप मिल गई तो $30,000 आ गई, स्कॉलरशिप ना मिले $38,000 आ गया, $40,000 आ गई। वो आने के बाद बच्चा प्लस उसके लिविंग एक्सपेंस हो गए, तो वो 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए। कई बार यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स ओल्ड भी होने के बावजूद भी सोर्स ऑफ फंड मांग लेते, जो बच्चा कहीं ना कहीं नहीं दे पाता। तो इसलिए लाइक ऑस्ट्रेलिया में, अब मैं BSc नर्सिंग कर लिया ऑस्ट्रेलियन बच्चे ने, तो उसकी ग्रोथ उस लेवल पे है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं इतनी अर्निंग करूँगा। तो उसकी जो लाइक जो हमें देखने को मिलता है, उसकी मिनिमम जो स्टार्टिंग हो जाती है वो $1.25 से हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो एक अच्छा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया भी, बहुत अच्छा ऑप्शन। बट ऑस्ट्रेलिया में BSc नर्सिंग की 7 ईच रिक्वायरमेंट है, इसलिए BSc नर्सिंग में थोड़ा सा एडमिशन लेना टफ है। इसके अलावा फिर वही एज़ यूजुअल ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, हेल्थ साइंस का, पब्लिक हेल्थ का, ये ऑप्शंस है एज़ यूजुअल ऑस्ट्रेलिया में भी। जो ये बैचलर्स इन हेल्थ साइंस है, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ है, ये 3 इयर्स की वहाँ पे डिग्री होती है। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में डिग्री है वो 3 इयर्स की है। सो लाइक ये एक हमें फ़ायदा मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि बच्चा वहाँ पे ये चीज़ें करने के बाद एक अच्छी ग्रोथ ले लेता है, एक अच्छा एक्सपोजर ले लेता है। और ये नहीं है कि उसके बाद पढ़ने के बाद बच्चा इंडिया आना पड़ता, नहीं। अगर ऐसे कोर्सेज बच्चा फॉरेन में रह के क्लियर कर लेता है और एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसका जो लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ है उसकी फॉरेन में सेटल हो जाती है। और ये कंट्रीज़ है जो ईजिली PR दे देती है। अच्छा। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे हम UK की बात कर ले, चाहे USA भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बच्चों को हेल्प कर देते हैं। मेडिकल की काफ़ी अच्छी बिल्कुल, देखो मेडिकल एक हर एक कंट्री का, मैंने आपको पहले भी बोला कि एजुकेशन तो वो कंट्री शुरू से ही देते आ रहे हैं, बट मेडिकल फैसिलिटी के साथ कोई भी कंट्री कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, स्पेशली आफ्टर कोरोना, राइट। आफ्टर कोरोना तो बिल्कुल ही नहीं करते। देखो आफ्टर कोरोना तो लाइक अगर मैं बात करूँ, उस टाइम पे सैनिटाइज़र यूज़ होते थे तो कोई करता होता था। अब मैं 2008-10 में लाइक मेरे नाना जी को ब्लड कैंसर था, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो वहाँ पे सैनिटाइज़र हॉस्पिटल के बाहर लगे होते थे, हर रूम के बाहर। सो वो साफ़ करना होता ना, तो हमें लगता था ये यार सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए या बड़े जो बीमारी होते हैं उनके लिए सैनिटाइज़र होता है। बट कोरोना ने फील कराया यार सैनिटाइज़र, एक खांसी भी आपको सैनिटाइज़र पे लेके जा सकती है। बिल्कुल। तो मतलब कि ये प्रिकॉशंस होती थी डॉक्टर्स की कि वो किसी पेशेंट को देखने के लिए तो उनको इन्फेक्शन वो हो ना जाए, क्योंकि इन्फेक्शन वो बीमारी नहीं है, उस बीमारी से जुड़े हुए बाकी इन्फेक्शन भी है। सो चाहे कफ हो, चाहे वो किसी को भी कोई भी एलर्जी हो, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है सर। और अब अगर हम बात करें कि भाई UK के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके अंदर? देखो जो UK है या ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, ये जो 3 कंट्रीज है एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ये सारा। इन तीनों कंट्रीज़ के पास सेम वही रिक्वायरमेंट्स रहती है, चाहे वो आइल्स को लेके छोटी मोटी ऊपर नीचे होती है, पर जो इनके स्ट्रक्चर है वो सेम है, कोर्सेज है वो सेम है। क्योंकि ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। लाइक अब UK है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले UK गवर्नमेंट, वहाँ पे काले पानी की सज़ा मिलती होती थी, तो उनका बसाया हुआ ये देश है। सो कहीं ना कहीं इनकी रिलेशंस है आपस में कंट्रीज़ के। ये एक ही मेडिकल या दूसरे कोर्सेज वो भी सेम स्ट्रक्चर से फॉलो करते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स है, बट हर एक कंट्रीज़ के वही एलिजिबिलिटी लाइक जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग है। चाहे वो आइल्स की ले ले, चाहे वो हम उसकी ले लें, फंड्स की ले लें, चाहे वो एम्बेसी फ़ीस अलग अलग हो सकती है। सो बट दे लाइक वहाँ पे जो एजुकेशन करने का तरीका, मतलब पढ़ने का तरीका और वो रहने का और मेडिकल चीज़ों से लेके हर एक कंट्री की कॉमनली सेम है, बट देयर आर ओनली डिफरेंस अबाउट रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। सो ये है। तो सर बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, कनाडा की 3 अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चा मेडिकल पढ़ सके और 3 अच्छे कोर्स बता दो। देखो सबसे पहले तो मैं कोर्स बोलूँगा लाइक MBBS, अगर बच्चे की पॉकेट अफोर्ड करती है, BSc नर्सिंग एंड फोरेंसिक साइंस
एंड BDS लगा लो आप, ये अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। यही बात हम ऑस्ट्रेलिया के लिए ले जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, तो मोनाश यूनिवर्सिटी, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल है। बट एज़ यूजुअल देयर आर, सबकी हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। और यूके में कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चों को फोकस करना चाहिए? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, हाँ, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिकल साइंस लोग मेडिकल कोर्सेज प्रेफर करते हैं। बट मैं बता दूँ, जो मेडिकल से लेके जो चीज़ है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं यूके को लेके बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रेफरेंस है। यूके में थोड़ा सा लोग कहते हैं कि लॉ बेस्ड स्टडीज़ हैं हमारे यहाँ हाँ, ज़्यादा वहाँ पे लो बेस्ड स्टडी चलती है। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे सर। एक चीज़ बता दूँ, लाइक अगर जो बच्चे वहाँ से स्टडी करते हैं और वहाँ से करने के बाद आते हैं, ये नहीं सोचे कि हमारा यहाँ पे करियर नहीं है। यहाँ पे आके आप अगर वहाँ इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करे तो यहाँ पे भी आपका फ्यूचर है। ये नहीं है कि अगर आपने बाहर मेडिकल से MBBS कर लिया या वहाँ से BSc नर्सिंग कर ली या BDS कर ली, सो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे भी अपने करियर को सेट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो 1 साल की इंटर्नशिप हो, वो कुछ भी हो, वो अलग अलग है। सो मेरे ख्याल से अगर एक मेडिकल का एक बहुत बड़ा फोबिया सा हुआ पड़ा है आजकल, एक ही टॉपिक है नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम। सो कई लाइक मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी अभी भी नीट में नहीं क्लियर हो गए, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। सो एक पाथवे अपनाओ अपना फॉरेन स्टडी का, और फॉरेन में जाके बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है आपके लिए। ये नहीं कि सिर्फ MBBS करनी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। ये ना हो कि आप MBBS में एडमिशन ले लो और वो क्लियर ही ना हो। सो वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ है, उसमें अपना एडमिशन ले और एक पाथवे को अपनाते हुए अपनी इसी मेडिकल लाइन में, कि आप ये ना हो कि मेडिकल लाइन बिल्कुल छोड़ दो, मेडिकल लाइन में होते हुए ही अपने करियर बनाएं। Okay, so I think that's enough for today, sir. And before we go, I want to tell you that these are the courses, these are the universities, and these are the countries in which you can apply other than MBBS and for MBBS as well. So we'll meet you next Wednesday, same place, same time. Thank you so much for joining. Thank you.